साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज की इस महत्वपूर्ण कक्षा में। कल धनतेरस का पावन पर्व आपने सेलिब्रेट किया होगा, मनाया होगा, उस उत्सव में आप शामिल हुए होंगे और स्वस्थ होंगे, समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। आज की कक्षा बीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है। बीपीएससी में 6 to 8 के लिए, 9 to 10 के लिए और 11 to 12 के लिए, तीनों शिक्षक के लिए ये कक्षा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ यूपी में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और यूजीसी नेट में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि हिंदी में सामान्य स्तर पर देखें तो देवनागरी लिपि का विकास या लिपि के विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की कक्षा में हम लोग देवनागरी लिपि का विकास ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जल्दी से आप लोग आ जाएं, क्योंकि आज की कक्षा काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके लिए। सूचना भी आपको बता दें कि टीचर्स एकेडमी ने एक बैच लॉन्च किया है, जिस बैच का नाम है एकलव्य। एकलव्य बैच जो है वह निःशुल्क है। ठीक है, निःशुल्क बैच है जिसमें आपको 10 टेस्ट भी दिया जाएगा। और ये क्लब बैच कितने दिनों के लिए है? 7 दिनों में आपको 7 दिन तक ही ये फ्री है। 7 दिन तक ये फ्री बैच है। टीचर्स एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और ये बैच ले लेना है। दूसरा तर्कस बैच हमारा चल रहा है जो शुल्क वाला है, और ये हमारा 15 नवंबर से चल रहा है। ठीक है, और बीपीएससी के लिए 6 to 12 के लिए प्रैक्टिस बैच चल रहा है, जिसमें केवल आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो ये भी आपका 15 नवंबर से चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। और अगर तर्कस और बीपीएससी बैच के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 9628 95 92 37 नंबर पर व्हाट्सएप करना है। और एकलव्य बैच में तो कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है, निःशुल्क है, सीधे आप जुड़ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई तकनीकी समस्या आती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके लिए TEACHERASACADEMY फाउंडेशन FOUNDATION@gmail.com। तो ये आज की महत्वपूर्ण सूचना है। बाकी शुरू करते हैं आज का बैच, आज की क्लास। हम बात कर रहे हैं आज लिपि के विकास में देवनागरी लिपि का स्थान। देवनागरी लिपि के विकास में देवनागरी लिपि का क्या स्थान है, आज की इस कक्षा का विषय है। तो चलिए जल्दी से आप लोग एक लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आ जाइए। और क्योंकि आज की कक्षा काफी महत्वपूर्ण है। लिपि का विकास किस तरीके से शुरू होता है, लिपि के विकास के क्या क्या चरण हैं। शुभ दीपावली पिंकी मिश्रा जी, खूब बधाई और शुभकामनाएं आपको। अग्रिम बधाई है अध्यापक बनने की, जल्दी से आप सब अध्यापक बने, यही इस दीपावली पर हम ईश्वर से मांग करते हैं। और खुश रहें, मस्त रहें, खूब स्वस्थ रहें, यह भी मेरी कामना है ईश्वर से। तो आज हम लोग लिपि पर बात करने वाले हैं। लिपियां जो हैं वो किस तरह की हैं और किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है लिपि को लेकर। दरअसल लिपि से संबंधित सभी परीक्षाओं में, जैसा कि मैंने अभी बात किया था, तो सभी परीक्षाओं में लिपि से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए लिपि जो चैप्टर है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भाषा की सभी ध्वनियों के लिए
लिपि निर्धारित की गई है। लिपि का तात्पर्य क्या होता है? लिपि का तात्पर्य होता है कि किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, सभी भाषाओं में ध्वनियां होती हैं और उन ध्वनियों को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, और वो जो चिन्ह होते हैं उसे ही हम लिपि कहते हैं। यानी कि हमने लिखा राम घर आ जाओ, ठीक है। अब ये हमने लिखा है हिंदी, क्या लिखा है? ये हिंदी भाषा है, और लिपि क्या है? रोमन है। यानी कि अब इसको लिख दें हम राम घर आ जाओ। अब ये लिपि हमारी देवनागरी हो गई और भाषा हिंदी हो गई। यानी कि किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। किसी भी भाषा को हम किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, ये एक हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन सभी लिपियां इतनी समृद्ध नहीं हैं कि उसमें सभी भाषाओं को हम लिख सकें। कारण यह है कि बहुत सारे साइलेंट वर्ड होते हैं। जैसे अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में जैसे एक शब्द है KNIF, ठीक है, ये है कनाइफ, लेकिन पढ़ते क्या हैं? नाइफ पढ़ते हैं। साइकोलॉजी की स्पेलिंग P से शुरू होती है ना? लिखते हैं KNOW और पढ़ते हैं नाव। कारण यह है कि बहुत सारे साइलेंट वर्ड्स हैं अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी भाषा में सब कुछ लिख पाना संभव नहीं है। जो वैज्ञानिक लिपियां हैं उसमें हम किसी भी भाषा के किसी भी शब्द को लिख सकते हैं, जैसे, और उच्चारित भी कर सकते हैं। अगर हम किसी अंग्रेज से कहें कि चलो भैया आप टमाटर मुझे बोलकर दिखाओ, तो वो टमाटर नहीं बोल पाएगा। वो क्या बोलेगा? टमाटर। क्या बोलेगा? टमाटर। क्योंकि उसके यहां ट का फोनेटिक्स नहीं है, वो ट के बदले ठ का प्रयोग करता है। क्या करेगा? टमाटर, टमाटर ना। तो लिपि जो है वो, अच्छा, अब एक प्रश्न ये आता है कि जो लिपियां हैं इनकी शुरुआत कैसे हुई होगी? क्या आवश्यकता पड़ी कि लिपि का विकास हुआ? तो भाषा के लिए प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था, भाषा के लिए प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था लिपि कहलाती है। ठीक है, भाषा के लिए प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था लिपि कहलाती है। कंफर्म में है? वेरी गुड। भारत में और पूरे विश्व में सभी भाषाओं की लिपियां हैं। कुछ भाषाएं अपनी लिपि में नहीं लिखी जाती और कुछ जो हैं दूसरी लिपियों में लिखी जाती हैं। लिपि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, लिपि शब्द का
अर्थ लिपि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या है? लिखावट है। यानी कि आप जो भी कुछ लिखते हो वह किसके अंतर्गत आ जाता है? वह लिपि के अंतर्गत आ जाता है। अब लिपियों का विकास कैसे हुआ, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लिपियों का विकास किस तरीके से हुआ। तो चलिए इन लिपियों का एक विकास क्रम देख लेते हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो लिपियों के विकास में सबसे पहली जो लिपि आती है वह चित्र लिपि आती है। चित्रों के माध्यम से अपनी बात को अभिव्यक्त किया करते थे प्राचीन सभ्यता में लोग। सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, ये भी लिपियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका क्रम आपको याद रखना है। भावमूलक लिपि, कन्नी लिपि, भावमूलक लिपि, इस तरीके से लिपियों का विकास होता चला गया और कन्नी लिपि के बाद जो लिपि आती है उसे गुवाक्षरी के बाद एक लिपि आती है जिसका नाम आपने कम ही सुना होगा, क्रीट लिपि। हिट्टाइट लिपि, यहीं तक नहीं, इसका विकास और होते रहा। सिंधु लिपि, चीनी लिपि, सिंधु लिपि, चीनी लिपि। दरअसल चीनी की जो अपनी लिपि है वो मंदारिनी ही है और सबसे कठिन क्लिष्ट लिपियों में एक है। ध्वनि सूचक और ध्वनि मूलक लिपि इसके बाद आती है। ध्वनि सूचक और ध्वनि मूलक। अब इन लिपियों का जो क्रम है वो इस तरह से है: प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, कन्नी लिपि, गुवाक्षरी लिपि, क्रीट लिपि, हिट्टाइट लिपि, सिंधु लिपि, चीनी लिपि और ध्वनि सूचक ध्वनि मूलक लिपि। तो ये हमारी इतनी ध्वनियां हो गई। इन ध्वनियों का विकास किस तरीके से हुआ और इन ध्वनियों का क्रम किस तरह से हम निर्धारित करते हैं, तो यह भी आज का विषय है। तो चलिए इन लिपियों के विषय में देखते हैं। और जब हम ध्वनि लिपि तक पहुंचते हैं तो बहुत सारी भाषाएं आ जाती हैं जो लिपियों में आती हैं। ध्वनि लिपि के अंतर्गत दो भाग इसके हो जाते हैं। ध्वनि मूलक लिपि यानी कि जो आप बोलते हैं, आपके मुख से जो आवाज निकलती है उसके आधार पर। तो एक लिपि है जो अक्षर को आधार बनाती है, अक्षरात्मक हो जाती है, और दूसरी लिपि है जिसको वर्णात्मक कहते हैं। ठीक है। तो अक्षरात्मक और वर्णात्मक जो ध्वनि मूलक लिपि है, इसका विकास होकर दो भागों में हो गया।
एक तो अक्षरात्मक हो गया, दूसरा वर्णात्मक लिपि हो गया। अक्षरात्मक लिपि कैसी होती है? जिसमें सभी ध्वनि चिन्ह एक स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। जिसमें सभी ध्वनि चिन्ह एक अक्षर की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो वो जिसमें उसे हम किसमें से किस श्रेणी में रखते हैं? तो उसे हम अक्षरात्मक लिपि के अंतर्गत रखते हैं। और जिसमें सभी ध्वनि चिन्ह स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उसे वर्णात्मक लिपि कहते हैं। जिसमें सभी ध्वनि चिन्ह स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। ठीक है। जैसे एक लिपि है रोमन लिपि, यानी सभी अक्षरों का अपना एक उच्चारण होता है, यानी एक दूसरे से किसी की सहायता नहीं लेते हैं। तो सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। पीपी टीचर जी, खूब दीपावली मनाइए, खूब प्रसन्न रहिए, सुख समृद्धि आए, नौकरी मिले, विवाह शादी हो, बच्चे हो, खूब सारा शुभकामना आप सबको है। हैप्पी दिवाली मैम। नहीं, अभी शुरू किया मैम। अभी आप रहेंगी? अभी रहेंगे आप? ठीक है मैम। तो ये अक्षरात्मक और वर्णात्मक ये दो लिपियां हैं जिसमें सभी ध्वनि चिन्ह स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, वह रोमन लिपि है। और जिसमें सभी ध्वनि चिन्ह एक अक्षर की सहायता से उच्चारित होते हैं वह अक्षरात्मक लिपियां हैं। अब जहां पर थोड़ा सा और हम देखेंगे हिंदी को लेकर, या हिंदी की जो अपनी लिपि है देवनागरी लिपि, इसको लेकर कि विद्वानों में क्या मतभेद है और किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक हैं और रोमन लिपि वर्णात्मक है। तो यहां हम लिख लेंगे भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक हैं, रोमन लिपि अब यहां एक क्रम आपको याद करने के लिए पूछा जाएगा प्रश्न, तो उस क्रम को हम बना लेते हैं क्योंकि वो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो एक क्रम है जिसको हम लिख लेते हैं चित्र प्रतीक भाव ध्वनि, चित्र प्रतीक भाव और ध्वनि। जो लिपियों का विकास हुआ सबसे पहले चित्रों के माध्यम से। आपने देखा होगा कि कोई डेंजर का चित्र है, एक खोपड़ी बना दी गई है, उसका मतलब यह है कि वहां खतरा है, तो डेंजर का चित्र हो गया। शेर बना दिया गया कि भैया यहां शेर रहते हैं, तो चित्रों के माध्यम से अपने बात को अभिव्यक्त करने का काम सबसे पहले किया गया। यानी कि लिपि के विकास की जो सबसे पहली कड़ी है, जो सबसे पहला क्रम है, वह क्या है? वह चित्र है। चित्रों के बाद कुछ सिंबल्स बना दिए गए। पहले तो हूबहू चित्र ही बनाए जाते थे, शेर के लिए शेर का ही चित्र बनाया जाता था,
हिरन के लिए हिरन का ही चित्र बनाया जाता था। लेकिन बाद में इन सब के स्थान पर सिंबल्स आ गए, यानी कि डेंजर आ गया तो डेंजर में किसी का भी डेंजर हो सकता है, वो किसी से भी खतरा हो सकता है। और फिर भावलिपि आई। भावलिपि में हम उस चित्र को अगर समझ लेते हैं तो हम भावनाओं को समझ पाएंगे। जैसे इमोजीज हैं, तो इमोजी क्या है, मान लीजिए आपने एक इमोजी बनाया, ठीक है, इस तरह से 2 आंखें बनाई और इसका मुंह ऐसे आपने कर दिया तो इसका मतलब है कि ये प्रसन्न है। और फिर आपने एक इमोजी बनाई, इमोजी में 2 आंखें बनाई और इसका मुंह आपने ऐसे कर दिया तो इसका मतलब है ये दुखी है, ठीक है। अब इसी में अलग अलग तरह की लिपियां हैं, उदास हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इसका लग रहा है कि भाई ये रो देगा ना। तो ये भावलिपियां जो हैं, आज जिस इमोजी का आप प्रयोग करते हैं, जिस भावलिपि का आप प्रयोग करते हैं, ये कालांतर में बहुत पहले ही विकसित हो चुकी है। अब इसका बहुत आगे का वर्जन देख रहे हैं आप। तो ये भावलिपियां हैं। भाव के बाद ध्वनि लिपि पर बात आ गई, क्योंकि शुरू में मनुष्य बोलता नहीं था, शुरू में तो फिल्में भी नहीं बोलती थी। तो जब शुरू में मनुष्य बोलता ही नहीं था तो चित्रों का प्रयोग करता था अपनी बात को कहने के लिए, प्रतीकों का प्रयोग करता था अपनी बात को कहने के लिए, फिर भावनाओं का प्रयोग करने लगा और फिर ध्वनियों का प्रयोग जब करना वो सीख गया। यानी कि जब मनुष्य बोलने लगा तब ध्वनि लिपि का विकास होता है, और जब मनुष्य बोलने लगता है तो वहां से ध्वनि लिपि आती है। और ध्वनि जो होती है वो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तो अक्षर के रूप में और एक वर्ण के रूप में। किसके किसके रूप में, एक अक्षर के रूप में और एक वर्ण के रूप में, ठीक है। तो यहां तक आप सबको कंफर्म में हो गया होगा कि किस प्रकार से लिपियों का विकास हुआ। जब हम ध्वनि तक पहुंचते हैं तो अक्षर और वर्ण हो जाते हैं, ठीक है। भारत की जितनी भी लिपियां हैं वो सारी लिपियां अक्षरात्मक हैं। रोमन लिपि कैसी है, रोमन लिपि हमारी वर्णात्मक लिपि है। और भारतीय जो समय है, भारतीय जो साहित्य है, भारत का जो इतिहास है, प्राचीन काल में 3 ही प्रकार की लिपियां प्रचलित थीं। प्राचीन काल में अगर देखें तो कितनी प्रकार की लिपियां प्रचलित थीं, तो 3 प्रकार की लिपियां प्रचलित थीं। तो लिपि से संबंधित राजभाषा आयोग का एक पीडीएफ है, आप कहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ऐप पर भी दे दूंगा, आप वहां देख सकते हैं, ठीक है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से वर्णात्मक लिपि को आदर्श माना जाता है। क्यों आदर्श माना जाता है, तो भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि जिसमें लिपि चिन्ह ध्वनि की लघुतम इकाई को व्यक्त करते हैं, इस प्रकार लिपि का सबसे विकसित रूप यही है। और अक्षरात्मक लिपि जो है वह देवनागरी लिपि को अक्षरात्मक लिपि मानते हैं। और कपिल देव द्विवेदी यहां पर लिख लेंगे, कपिल देव द्विवेदी देवनागरी को पूर्णतः वर्णात्मक लिपि मानते हैं। वो पूरी तरह से इसे वर्णात्मक लिपि ही मानते हैं। भारत में प्राचीन समय में भारत की लिपियां, भारत में प्राचीन समय में जो लिपियां प्रचलित थीं वो 3 प्रमुख लिपियां थीं। एक लिपि थी सिंधु लिपि। सिंधु सभ्यता यानी सिंधु नदी के आसपास के जो लोग थे वो जिस लिपि का प्रयोग करते थे, सिंधु लिपि थी। दूसरी खरोष्ठी लिपि थी और तीसरी ब्राह्मी लिपि थी। खरोष्ठी का मतलब होता है खर के ओष्ठ, खर का मतलब होता है गधा। गधे का जो ओष्ठ होता है, गधे का ओष्ठ कभी ध्यान से देखिए
तो बड़ा विकृत लगता है, काफी मोटा लगता है, थुलथुला लगता है, तो बड़ा बेआकार का लगता है। इसी तरीके की जो लिपि है वो खरोष्ठी लिपि है। तो गधे के ओष्ठ से तुलना करके इस लिपि का नामकरण हो गया, इसीलिए इसको खरोष्ठी लिपि कहते हैं। और ब्राह्मी लिपि, अब यहां पर देखेंगे कि कौन कौन सी लिपियां हैं जो 3 लिपि होती हैं, और इसके बाद तीनों लिपियों में ब्राह्मी लिपि से संबंधित प्रश्न हमारे यहां पूछे जाएंगे। तो ब्राह्मी लिपि का विकास पूछा जाएगा कि ब्राह्मी से किस प्रकार से देवनागरी लिपि का जन्म हुआ, आपके यहां यह भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ब्राह्मी यूजीसी देवनागरी एक ट्रिक है। ब्राह्मी यूजीसी देवनागरी, ठीक है। ब्राह्मी यूजीसी देवनागरी ये ट्रिक है। ब्राह्मी का विकास जो है 2 भाग में होता है, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। कितने भागों में होता है? तो ब्राह्मी का विकास 2 भाग में होता है, दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी में दक्षिणी जो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लिपियां इससे जन्म लेती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इत्यादि लिपियों का जन्म दक्षिणी से हो जाता है। हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना उत्तरी है। अब उत्तरी का जो विकास होता है वह किस रूप में होता है? गुप्त लिपि में। उत्तरी का विकास गुप्त काल की लिपियां जो कि 3री-4थी शताब्दी के अंतर्गत थीं, आ जाएगा गुप्त लिपि। फिर सिद्ध मातृका या कुटिला, ठीक है, सिद्ध मातृका या कुटिला लिपि। और सिद्ध मातृका का ही 2 भाग हो जाता है, एक आती है देवनागरी और एक आती है शारदा। अब यहां प्रश्न पूछा जाएगा कि जो देवनागरी लिपि है इसका समय क्या है? तो देवनागरी लिपि का समय है 9वीं शताब्दी और शारदा का समय है ठीक है। तो देवनागरी लिपि जो है ये 9वीं शताब्दी की है, शारदा लिपि 10वीं शताब्दी की है। तो ये कुल लिपियां हैं जो हमारे यहां चर्चित हैं और प्रचलित हैं। अब चलिए, दरअसल बोध गया के जो अभिलेख हैं वो सब सिद्ध मातृका लिपि में मिलते हैं। अब जो ट्रिक बनाया था उस ट्रिक को देख लेते हैं। हमारी ट्रिक क्या थी? ब्राह्मी यूजीसी देवनागरी, ब्राह्मी यूजीसी देवनागरी। देखिए, ब्राह्मी से जन्म हुआ, यू का उत्तरी, ब्राह्मी यू, जी से गुप्त, सी से सिद्ध मातृका और फिर देवनागरी। तो ब्राह्मी यूजीसी देवनागरी, आप ऐसा याद करेंगे कि ब्राह्मी लिपि का जो प्रश्न है वो पूछा जाता है यूजीसी की परीक्षा में, तो कोड हो जाएगा ब्राह्मी यूजीसी देवनागरी। तो ब्राह्मी से उत्तरी शैली, उत्तरी शैली से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका
और सिद्ध मातृका से देवनागरी, और देवनागरी का समय 9वीं शताब्दी है। ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न यह बनता है कि देवनागरी का नामकरण कैसे हुआ। ललित विस्तार में वर्णित नागलिपि से। ललित विस्तार में वर्णित नागलिपि से तो ललित विस्तार में वर्णित नागलिपि से इसका नामकरण माना जाता है, पहला। दूसरा, नगरों में प्रचलित होने के कारण देवनागरी नाम इसका पड़ा। नगरों में प्रचलन के कारण, नगरों में इसका प्रचलन था जिसके कारण भी इसका देवनागरी नाम पड़ा। पाटिलपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण, पाटिलपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण, तो देव और नागर शब्द हो गया, देवनागरी बन गया। लेकिन इन सब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है, सर्वमान्य तथ्य है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर, तो गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे उनके नाम को आधार बनाकर भी इसका नाम नागरी पड़ गया। यह भी एक अवधारणा है। मध्य युग में स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने के कारण मध्य युग में स्थापत्य की एक शैली होने के कारण, एक शैली नागर, नागर होने के कारण, और ये किसका विचार है, तो ये कथन है धीरेन्द्र वर्मा जी का। राजा जयभट्ट के 7वीं 8वीं शिलालेख में धीरेन्द्र वर्मा राजा जयभट्ट के शिलालेख में प्रथम प्रयोग मिलता है। तो इसका पहला प्रयोग कहां मिलता है? तो इसका पहला प्रयोग राजा जयभट्ट के शिलालेख में प्रथम प्रयोग मिलता है, और जिसका समय क्या था? 7वीं से 8वीं शताब्दी में।
ठीक है, तो ये इसकी सामान्य जानकारी रही देवनागरी लिपि से संबंधित और देवनागरी के विकास से संबंधित। चलिए थोड़ा सा अब इन लिपियों के इतिहास के विषय में आपको अवगत करा दें, फिर आगे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इनका विकास होता है। ठीक है, तो इन लिपियों के विकास के विषय में थोड़ी सी जानकारी आप सबको देते हैं। तो साथियों, तो दरअसल ये जो देवनागरी लिपि है, इसके विकास के विषय में अगर हम बात करें तो इसका जो विकास है वो सिंधु घाटी लिपि, जो कि चित्रात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों तरह की लिपि थी। सिंधु घाटी लिपि जो थी सिंधु घाटी लिपि, इस लिपि की विशेषता क्या थी? तो यह लिपि दोनों स्थितियों में पाई जाती थी, यानी कि दोनों तरह की लिपि थी ये। इसमें चित्र भी था और ध्वनि भी था। चित्रात्मक प्लस ध्वन्यात्मक, यह लिपि जो है चित्रात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों तरह से पाई जाती है। ब्राह्मी का आविष्कार कब हुआ था? तो यहां लिखेंगे ब्राह्मी का आविष्कार ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी। तो ब्राह्मी का जो आविष्कार हुआ ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में होता है और मौर्य काल तक ये प्रचलन में रही। मौर्य काल के बाद ये थोड़ा सा छीड़ होने लगती है और इसका स्थान दूसरी लिपियां लेने लगती हैं। दरअसल ब्राह्मी का जो विकास है, ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मी का विकास ब्रह्मा ने वेदों की रक्षा के लिए किया। वेदों की रक्षा के लिए हमने ब्राह्मी लिपि का विकास किया और इसके प्रणेता स्वयं ब्रह्मा जी ही माने जाते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर जो कुटिल लिपि है ये बहुत प्राचीन लिपि है और शारदा लिपि जो है, थोड़ा सा शारदा लिपि के विषय में भी जान लेते हैं, क्योंकि शारदा लिपि का जन्म देवनागरी लिपि के लगभग साथ साथ होता है। तो शारदा लिपि में कश्मीरी, लहंदा और गुरमुखी लिपियां हैं। शारदा, गुरमुखी और लहंदा। अब इसमें शारदा अच्छा लिख दिया मैंने, कश्मीरी है, कश्मीरी लिपि जो है वह भी शारदा से उत्पन्न है, लहंदा भी है और गुरमुखी लिपि जो है, जो कि एक धर्म का प्रतिनिधित्व करती है, सिख धर्म का। तो गुरमुखी लिपि, कश्मीरी लिपि और लहंदा लिपि, ये तीनों लिपियां किससे संबंधित हैं? ये तो तीनों लिपियां शारदा लिपि से ही संबंधित हैं। ठीक है,
गुजराती से इसका जन्म होता है, गुजरात लोग मानते हैं इसको, और राजा जयभट्ट से इसकी शुरुआत होती है। उत्तर भारत में कन्नौज के राजा महेंद्रपाल प्रथम कन्नौज के राजा महेंद्रपाल प्रथम कन्नौज के राजा महेंद्रपाल प्रथम, यह उत्तर भारत की बात है, के दानपत्र में देवनागरी का पुट मिलता है। यानी कि जो उत्तर भारत है, जो हिंदी क्षेत्र है, यहां पर देवनागरी लिपि नहीं थी। देवनागरी लिपि सबसे पहले गुजरात में आती है। गुजरात के बाद भारत में, उत्तर भारत में ये कन्नौज के राजा देवनाम प्राचीन नागरी का प्रथम उल्लेख कन्नौज के राजा महेंद्रपाल प्रथम के दानपत्र में मिलता है। और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट शासक दंत दुर्ग दक्षिण भारत शासक अब यहां पूछेगा कि यहां पर दक्षिण भारत में इसका प्रयोग कब मिलता है, तो राष्ट्रकूट दंत ये थे 751 ईस्वी, राष्ट्रकूट दंत दुर्ग दक्षिण भारत शासक के शिलालेख में नागरी का प्रयोग कब मिलता है, तो ये थोड़ा सा पहले ही मिलता है 751 ईस्वी में। ठीक है, तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। राष्ट्रकूट दंत दुर्ग दक्षिण भारत शासक के शिलालेख में नागरी का प्रयोग 751 ईस्वी में मिलता है। ठीक है, अब यहां और प्रश्न पूछा जाता है, दक्षिण में इसको नंद नागरी कहते हैं। दक्षिण भारत में इसे नंद नागरी कहा गया। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि नंद नागरी किसको कहा गया और क्यों कहा गया। अब इसमें कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, तो लिखते हैं देवनागरी में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, पाली और मराठी। देवनागरी में जो भाषाएं
लिखी जाती हैं। तो देवनागरी में जो भाषाएं लिखी जाती हैं उनमें हिंदी, संस्कृत, नेपाली, पाली और मराठी भाषाएं सम्मिलित हैं। जो मराठी भाषा है की अपनी लिपि भी है, जिसका नाम कैथी है। तो देवनागरी की जो सहायक मित्रवत लिपियां हैं उनके विषय में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। तो छोटी छोटी जानकारियां हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी जा रही हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे और लिपियों के विषय में जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं। विनोबा भावे ने कहा था देवनागरी लिपि भारत ही नहीं संसार की सबसे वैज्ञानिक लिपि है। विनोबा भावे। विनोबा भावे को आप सब जानते होंगे, इनसे भली भांति परिचित होंगे। तो देवनागरी लिपि भारत ही नहीं संसार की सबसे वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है, और यह कथन किसका है? विनोबा भावे जी का। देवनागरी लिपि का स्वरूप क्या है, आंदोलन क्या है और इसमें क्या सुधार किए गए, अब ये परीक्षा का प्रश्न है। बीपीएससी बॉटनी की फीस आप व्हाट्सएप करिए, सभी विषयों की फीस अलग अलग है। 9628 95 92 37 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारी टीम आपको खुद कॉल करेगी और आपसे संपर्क करेगी। ठीक है, अब यहां पर देवनागरी लिपि का गुण दोष पूछा जाएगा, और देवनागरी लिपि में आज तक क्या क्या सुधार हुए। वो रिप्लाई नहीं करते, अभी आप तुरंत करिए, मैं आपको कॉल करवा रहा हूं। ठीक है, तुरंत आप व्हाट्सएप करिए, और आपने अगर फोन किया है या व्हाट्सएप किया है और आपका रिप्लाई नहीं आया है, तो 24 घंटे के भीतर अगर नहीं आया तो उसी का स्क्रीनशॉट लेके टीचर्स एकेडमी प्रयागराज @gmail.com पर मेल कर दीजिए। आपकी फीस में और छूट दे देंगे हम। अगर 24 घंटे तक रिप्लाई नहीं गया है तो जिस भी एम्प्लॉय की गलती है उसकी कोटे से काट के फीस, आपकी फीस और कम कर दी जाएगी। तो 24 आवर में अगर रिप्लाई नहीं जाता है तो व्हाट्सएप नहीं करना है, आपको मेल कर देना है। टीचर्स एकेडमी TEACHERAS टीचर्स ACADEMY PRAYAGRAJ @gmail.com पर। ठीक है, तो रीता जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, श्वेता जी, रवि कुमार जी, सबको खूब शुभकामनाएं हैं दीपावली की। आज तो छोटी दीपावली है, तो इसीलिए बहुत कम लोग आए भी हैं पढ़ने के लिए, ज्यादातर लोग दीपावली ही मना रहे हैं।
तो देवनागरी लिपि में गुण इसका क्या है, इसके दोष क्या हैं, और इस लिपि में आज तक सुधार कितने हुए हैं, ये हमारे परीक्षा का प्रश्न बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके कौन कौन से सुझाव आए हैं। तो देवनागरी लिपि को लेकर जो सुझाव आए, उन सुझावों में देवनागरी लिपि से संबंधित तीन बड़े और प्रमुख सुझाव आते हैं। कितने सुझाव आते हैं? तीन बड़े प्रमुख सुझाव आते हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी 1945, काशी। पहला सुझाव नागरी प्रचारणी सभा काशी से आता है 1945 में। आचार्य नरेंद्र देव 1947, आचार्य नरेंद्र देव जिस साल भारत आजाद हुआ उसी साल ये आता है। और तीसरा आता है राधा कृष्णन का सुझाव 1955। तो ये तीनों सुझाव याद रखिएगा, जो काफी महत्वपूर्ण सुझाव थे। ठीक है। अब देवनागरी लिपि में जो सुधार किया गया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस पे संबंधित एक ग्राफ बना लेते हैं। देवनागरी लिपि में सुधार, बहुत सारी इसमें कमियां भी थी, समय समय पर इन कमियों को दूर किया गया। ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे 1896, गोविंद रानाडे 1896 में इन्होंने इसे संक्षिप्त करने के लिए अपना सुझाव दिया। बाल गंगाधर तिलक 1904, बाल गंगाधर तिलक 1904 केसरी पत्र में इन्होंने जो टाइप है, यानी कि जो वर्णों की संख्या है, जब आप इसको टाइप करते हैं कितने वर्णों को टाइप करना पड़ता है, केसरी पत्र में 190 टाइप तिलक फॉन्ट के नाम से निकाले। टाइप तिलक फॉन्ट के नाम पर। पहले देवनागरी लिपि में बहुत सारी लिपियां थीं, यानी बहुत सारे चिन्ह थे, तो सबको लिख पाना बड़ा कठिन था। और जब टाइपराइटर आया या जब उसको टंकड़ में लाए, जब उसे समाचार पत्रों में लाए, छापे खाने में लाए, कंप्यूटर में लाए, संगणक, तो बड़ी कठिनाई होने लगी। तो उसकी संख्या को घटाना था, क्योंकि कितने टाइप, कितने वर्ण लोग याद रखेंगे, ये एक समस्या थी, जिसके सुझाव और सुधार के लिए बाल गंगाधर तिलक ने 1904 में केसरी पत्र में 190 टाइप निकाला, जिसका नाम उन्होंने तिलक फॉन्ट रखा। सावरकर बंधुओं ने आ की 12 खड़ी का निर्माण किया। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तीसरा, सावरकर बंधुओं ने
आ की 12 खड़ी का निर्माण किया। अब कैसे किया? तो आ में ही सभी मात्राएं लगा दी, जैसे आ, ई, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस तरह से उन्होंने आ की 12 खड़ी बताई कि हम आ में ही सभी मात्राएं लगा दें, जो कि मान्य नहीं हुई, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है। गांधी जी नागरी लिपि सुधार समिति में थे सभापति। नागरी लिपि सुधार समिति में 2 लोग थे, एक तो गांधी जी थे और दूसरे काका कालेकर थे। ये दोनों लोग इसके सुधार को चाहते थे, वैज्ञानिक बनाना चाहते थे। तो गांधी जी इसके सभापति थे और काका कालेकर इसके संयोजक थे। तो यहां से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है। अब यहां पर गांधी जी के सभापति में अधिवेशन हुआ, काका कालेकर थे, और ये जो मैंने डेट्स आपको लिखाई, ये जो पीछे भी मैंने लिखाया, ये बहुत शॉर्ट में लिखाया है, और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब आगे बात करेंगे देवनागरी लिपि का स्वरूप कैसा है। गुण और दोष। एक प्रश्न तो यही पूछा जाता है, आप सब कमेंट करके बताइए कि देवनागरी लिपि दाहिने हाथ से बाएं हाथ तरफ या बाएं हाथ से दाहिने हाथ तरफ दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कोर्स कंप्लीट हो गया है आपका। पढ़ाया जाए जब भी तो आप उस समय क्लास करिए, रिवीजन हो जाएगा, और कोई नया फैक्ट आता है, नया तथ्य आपको लगता है तो उसको नोट कर लीजिए। दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप रिवीजन करते चलिए। ठीक है। देवनागरी लिपि का जो स्वरूप है वो किस तरीके से है, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है या दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, तो जल्दी से आप सब कमेंट करके बताएं हमें। तो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? बाईं से दाईं ओर उर्दू जो है आप देखेंगे तो इसका एकदम अपोजिट है, एकदम उल्टा है। हिंदी
बाईं से हमेशा दाहिनी ओर ही लिखी जाती है। ठीक है, न तो शुद्ध अक्षरात्मक है, न ही वर्णात्मक। तो अगर एक बात पे पहुंचे कि शुद्ध रूप से ये वर्णात्मक है या अक्षरात्मक है, तो शुद्ध रूप से ना ही ये अक्षरात्मक है और ना ही ये वर्णात्मक है। ठीक है, जो वर्ण का नाम वही ध्वनि का नाम, अर्थात जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। जो उच्चारण में है वही जो उच्चारण में है वही लेखन में भी मिलता है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं है। वर्णों का भ्रम नहीं। सबसे खास बात, मूक वर्ण नहीं। जैसे अंग्रेजी में साइलेंट वर्ड्स की भरमार है, तो देवनागरी में कोई भी मूक वर्ण आपको नहीं मिलेगा। उच्चारण का सूक्ष्मगत भेद प्रस्तुत करने में उच्चारण का सूक्ष्मगत भेद अगर कोई प्रस्तुत करना चाहे तो यह उसमें भी समर्थ होती है। बहुत ही वैज्ञानिक लिपि है। ये वैज्ञानिक लिपि है। अब इसके कुछ दोष भी देख लेते हैं। चार सौ तीन टाइप होने के कारण टंकण मुद्रण में कठिनाई, तो ये सबसे बड़ी समस्या है इसके साथ। शिरोरेखा का अनावश्यक अलंकरण, यानी कि प्रत्येक शब्द के ऊपर जो ये सीधी लाइन खींची है, इस लाइन को शिरोरेखा कहा जाता है। और जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी ये शिरोरेखा बनाई जाती है। तो यही है कि इसका गुजराती के काफी नजदीक थी ये, तो देवनागरी लिपि में शुरू में शिरोरेखा नहीं होती थी, बाद में इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाने लगा। अनावश्यक वर्ण भी है इसमें। री, री,
री, इया, अंगा और श। ये कई वर्ण हैं जो हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता या ना के बराबर होता है, और इन वर्णों की वजह से लेखन, टंकण और उच्चारण में काफी तरह की समस्याएं भी आती हैं। तो इस लिपि का ये दोष है, या इस लिपि की सेम, हाँ, या तो हम कह सकते हैं कि ये इस लिपि का दोष है, या तो हम कह सकते हैं कि इस लिपि की ये अपनी एक सीमा है। तो सीमा भी कह सकते हैं और इस लिपि का दोष भी कहते हैं। ठीक है। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है, जैसे ला और ल में बड़ा कंफ्यूजन है, झ और झ में, भा और भा में भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है। आप कई जगह देखते होंगे कि ण के बराबर जो र लिखा हुआ है, इस तरह का भी वर्ण देखने के लिए मिलता है। तो विषमता, इसी में भिन्नता भी है, या समरूपता कह सकते हैं। काफी समरूपता भी देखने को मिलती है, जो काफी कंफ्यूजन का कारण बन जाता है कि भाई कैसे किया जाए। हिंदी की वैकेंसी अलग से तो नहीं आएगी प्यारे, साथ में ही आएगी। ख, ध, भ, म। तो ये वर्ण इतने नजदीक है देखने में कि इसमें बड़ी आपत्ति होती है कि यार क्या सही है क्या गलत है, यह भी नहीं समझ पाते। वर्णों को संयुक्त करने की एकरूपता या नियम का अभाव, यानी कोई दो आधे अक्षर कैसे जोड़े जाएं, इसका कोई एक विशेष नियम नहीं प्राप्त होता है। यह भी एक इसकी समस्या है। और अनुस्वार और अनुनासिकता में जो एक समस्या रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ ही नहीं पाते कि अनुस्वार कहां लगेगा और कहां पर अनुनासिक का प्रयोग किया जाएगा। यह भी एक समस्या है। ठीक है। इसके अलावा त्वरित लेखन
में बाधा। आप अंग्रेजी लिखेंगे तो आपको हाथ नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन हिंदी लिखने के लिए हर शब्द के बाद आपको हाथ उठाना पड़ता है। छोटी ई का लेखन वर्ण से पहले लेकिन उच्चारण वर्ण के बाद। जैसे आप किताब लिखते हैं तो की आपने लिखा तो की में क के बाद ही का उच्चारण हो रहा है, लेकिन चिन्ह आपको कहां दिखाई दे रहा है? पहले ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये इसके कुछ समस्याएं हैं। अब देवनागरी लिपि में जो सुधार हुए हैं, देवनागरी लिपि में जो सुधार हुए हैं और देवनागरी लिपि से संबंधित और जो महत्वपूर्ण प्रश्न और कथन हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। क्योंकि दीपावली का माहौल है, सब त्योहारों में व्यस्त हैं, मस्त हैं, खुश हैं, तो खुश रहिए और पढ़ते भी रहिए। दीपावली यानी कि कल भी आपसे मुलाकात होगी। कल हम लोग ब्लैक आउट डे मना रहे हैं, सभी प्रतियोगियों के लिए काला दिन है। क्योंकि दीपावली होली किस काम की जब हमें नौकरी नहीं है, जब फॉर्म भरवाए गए परीक्षा की तिथि नहीं है। इस वजह से कल हम सब ब्लैकआउट डे मनाएंगे और ट्विटर पर ट्वीट करेंगे और एक टारगेट रखा है कि कल हम अधिकतर लोगों के साथ अधिकतम संख्या में ट्विटर अभियान में भाग लें। तो आज की कक्षा यहीं तक। एकलव्य बैच निःशुल्क है, 7 दिन तक उसकी वैलिडिटी है। एडमिशन लेने के लिए 6 महीने तक क्लास को देख सकते हैं। और तर्कस बैच की वैलिडिटी 1 साल है, जो कि सशुल्क है, शुल्क के साथ है। और ये बैच 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। दीपावली के लिए 10, 11, 12 तारीख के लिए 80% की छूट है। दोनों बैच में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं किसी भी विषय में, तो व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। 9628 95 92 37 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बीपीएससी के लिए हमने प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया है, जो सभी विषयों के लिए है, जिसमें 15 दिन में आपको हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराएंगे। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के साथ रिवीजन भी करवाएंगे। तो यह भी जो है केवल बीपीएससी के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। ये क्लास आपकी कैसी रही, आपकी कक्षा कैसी लगी, हमें जरूर इसका फीडबैक दीजिएगा। और कल पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। फिर उसके बाद 2 दिन का हम लोग छुट्टी कर लेंगे। ठीक है, तो कल फिर से मुलाकात होती है। धन्यवाद, शुभ दिन।